चलिए बेटा और सवाल अगला। बेटा हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक एम मास की बेटा बॉल है, इसको मैंने ग्राउंड से एच हाइट ऊपर से रिलीज कर दिया है। ये बॉल आती है आती है आती है आती है बेटा ज़मीन से स्ट्राइक करती है, और ज़मीन से स्ट्राइक करते वक्त बेटा इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं नहीं बता रहा बेटा, सवाल में लिखी हुई है कि रूट जी एच है। आप भी सोच रहे होंगे सर हमारी एक्सपेक्टेशन तो रूट टू जी एच थी, ये रूट जी एच कैसे आ गई? इसका मतलब स्पीड हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है। इसका बेटा एक्सपेक्टेशन आपकी रूट टू जी एच थी तो सही ना, याद तो है ना? हाँ, तो ये स्पीड बेटा हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है। इसका मतलब पक्की बात है कि ग्रेविटी के अलावा जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, और वो भी ऊपर की तरफ लगा होगा और उसने स्पीड जरूर घटाई होगी। अगर वो ना लगता तो बेटा नीचे नीचे वाले पॉइंट पर स्पीड तो रूट टू जी एच होनी चाहिए थी। तो बेटा इसका मतलब यहां से यहां तक कोई एयर रेजिस्टेंस लगा है, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, ऐसा समझ में लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है? फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। बेटा एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकालना है फॉर गिवन पाथ। बेटा इस बॉल पर फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन बॉल लिख लो बेटा, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बॉल पर एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क डन किया बेटा वो निकालो। तो यार देखो बात तो ये है कि ना तो हमें एयर रेजिस्टेंस का फोर्स पता, भाई हमने तरह तरह के फोर्स पढ़े होंगे बेटा, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, टेंशन वेंशन, लेकिन कभी हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस तो नहीं पढ़ा यार, ना ही ऐसा कोई सवाल देखा अपन ने, ना ही हमारे कोर्स में। तो आप सोच रहे हो कि सर जब एफ ही नहीं पता तो वर्क डन कहां से लिख दूं? सर वर्क डन के लिए तो एफ डॉट डी एस सही, एफ तो है ही नहीं सर, कहां से लिखूं? ठीक है ना, इतना तय हो गया कि ये वर्क डन बाय डेफिनेशन तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, किसी और तरीके से आएगा। क्या तरीका हो सकता है देख लेंगे। यू नो इट वेरी वेल कि सवाल जो है वो हमें बिल्कुल मोटिवेट कर रहा है वेट लगाने के लिए। कैसे? रिलीज्ड इनिशियल स्पीड इज 0, फाइनल स्पीड इज रूट जी एच। सो ऑफ कोर्स सवाल हमें मोटिवेट कर रहा है कि यार इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड को रिलेट कर शायद कुछ हो जाए। तो वो हाँ सर बिल्कुल, सवाल तो चीख चीख के कह रहे हैं कि इनिशियल स्पीड ये, फाइनल स्पीड ये, तो पक्की बात है कि वेट लगाओ। पूरे रास्ते में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज योर वेट। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मींस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय और कुछ तो है नहीं बेटा एयर रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऐसा नहीं कि बेटा फिर तुम हर सवाल में एयर रेजिस्टेंस निकालने लग जाओ, इस सवाल में एयर रेजिस्टेंस हर एक नहीं होता। यहां से आता है ग्रेविटी का वर्क डन, मेरे बच्चे सड़क से बोलेंगे सर ग्रेविटी का वर्क डन इज एम जी एच प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल्स टू के फाइनल। बेटा के फाइनल इज हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज जी एच माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 0, और कुल मिलाकर बेटा मेरे पास वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है माइनस एम जी एच बाई 2। ना तो बेटा मुझे ये पता है कि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना है, ना मुझे ये पता है कि वो फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसके बावजूद हमने एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन निकाल दिया और वो नेगेटिव आया हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हमारी एक्सपेक्टेशन बेटा नेगेटिव ही थी ना, हम ये सोच रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर, बेटा वेलोसिटी आएगी नीचे, तो ऑफकोर्स उसका वर्क डन तो नेगेटिव आना चाहिए। बेटा नेगेटिव आ भी रहा है। इसका यह तो बिल्कुल नहीं कि हम एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख पाएंगे, बेटा एयर रेजिस्टेंस फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू नहीं लिख पाएंगे, ये तो वर्क डन की वैल्यू लिखी बेटा। ठीक है, आगे चलो मेरे बच्चों, नेक्स्ट। तो ये हुआ हमारा एयर रेजिस्टेंस का एक, मतलब ये तो ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक बहुत ही प्राइम सा एग्जांपल है जो मतलब हमें कई बार इस तरह के सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, हेल्प कर सकता है। आगे चलते बेटा, एक और सवाल। बेटा एक और सवाल, ये बेटा हमारे पास एक इस तरह की सरफेस, चाहे ये वाले सरफेस हो चाहे बेटा ये वाले सरफेस हो, दोनों ही सरफेस बेटा आपके पास स्मूथ है। यहां बेटा हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, जिस एम मास के ब्लॉक को मैंने यहां से एच हाइट ऊपर से रिलीज किया है। ठीक है ना, ये बेटा यहां पर एक फिक्स्ड सरफेस, यहां बेटा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के शुरुआत में नेचुरल लेंथ,
बेटा एम मास का ब्लॉक आएगा आएगा आएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं बेटा, आएगा 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 आएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालो, अभी निकालते बेटा। एम मास के ब्लॉक की लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा, उसके बाद बेटा सरफेस स्मूथ है इसलिए बेटा उसी स्पीड से लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। कभी ना कभी स्प्रिंग को जैसे टच करेगा, जैसे टच करेगा स्प्रिंग हल्की सी कंप्रेस होगी, स्प्रिंग धक्का लगाएगा इस तरफ, ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगी इस तरफ, तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो स्प्रिंग का वर्डन ब्लॉक पर है नेगेटिव, वो लगातार ब्लॉक की स्पीड को घटाएगा 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 घटाएगा। जिस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन सबसे ज्यादा होगा, पक्की बात है कि उस टाइम पर आपके ब्लॉक की वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो कभी ना कभी बेटा फाइनल सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये आपका एम मास का बड़ा ब्लॉक यहां कहीं आ जाएगा और इस टाइम पर स्प्रिंग के पास कंप्रेशन सबसे ज्यादा एक्स मैक्स और ब्लॉक की बड़ा वेलोसिटी आ गई है जीरो। इसका यार बिल्कुल नहीं कि ब्लॉक यहीं पड़ा रहेगा, यहां पर वेलोसिटी जीरो हुई है, स्प्रिंग धक्का लगा रहा है इस तरफ, अब बड़ा लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर आगे निकल जाएगा, लेकिन जस्ट एक बार इंस्टेंट के लिए बड़ा इसकी स्पीड जीरो होगी। मुझसे पूछा गया है कि बताओ कि ये एक्स मैक्स क्या, बेटा वेरी इजी, इनिशियल स्पीड भी जीरो, फाइनल स्पीड भी जीरो, और यहां से यहां तक पूरे रास्ते कौन से फोर्सेस हैं, तो मेरे बच्चे बोलने से ग्रेविटी है, नॉर्मल है, प्लस स्प्रिंग फोर्स है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यही करते बेटा बनते यार, यही आता है अपन को। तो यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्डन कितना है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको, हम लिख देंगे mgh। बेटा नॉर्मल में डायरेक्ट लिख दू ना, कितनी बार तो हो रखा है जीरो, प्लस वर्डन बाय स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग का वर्डन कितना, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन आने पर पूरे रास्ते स्प्रिंग ने फोर्स लगाया ऐसे, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऐसे, स्प्रिंग का वर्डन विल बी माइनस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल भी जीरो, और एक्स मैक्स की वैल्यू बड़े आराम से बड़ा वैल्यू आ गई है 2mgh/k। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बेटा ये हमारे स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन, बेटा ये ना, ओ सॉरी उसका रूट है यार, इसका रूट है रूट ऑफ 2mgh/k। आसान था बेटा, ठीक है, ये बड़ा आसान था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा सिचुएशन थोड़ी सी टफ करते हैं यार, थोड़ी टफ करते हैं, बढ़िया से टफ करते हैं, ठीक है, अच्छी खासी टफ सिचुएशन करते हैं। चलिए बेटा मैं आपको बड़ा थोड़ा सा एक बढ़िया सवाल कराता हूँ, आराम से इत्मीनान से करना है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ कि सवाल टफ है, मैंने बोल दिया शुरुआत में। आपके पास बेटा ये एक होलो स्मूथ स्फीयर बेटा, इट इज होलो स्मूथ स्फीयर, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इसका सेंटर जो है बेटा वो O है, इसके अंदर बेटा ऐसे एक m मास का कोई पार्टिकल पड़ा है, m मास का पार्टिकल पड़ा है, ठीक है ना। मैंने इस सारे के सारे अरेंजमेंट को इस तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a दिया। आप इस बात को जानते हो कि जैसे आपने एक्सेलरेशन a दिया तो इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल पीछे आएगा सूडो फोर्स के कारण, और कभी ना कभी ये पार्टिकल चलते 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 मान लो बड़ा यहां कहीं आ जाएगा। तो इस पार्टिकल को और O को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका वर्टिकल के साथ मैक्सिमम एंगल कितना होगा ये निकालना है। सिचुएशन समझ आ गई? मैं रिपीट कर देता हूं। होलो स्मूथ स्फीयर है, अंदर बड़ा m मास का पार्टिकल पड़ा है, शुरुआत में इस O को और M को जोड़ने वाली जो लाइन है वर्टिकल है।
मैंने इस स्मूथ स्फीयर पर सामने की तरफ एक्सेलरेशन दे दिया एक किसी एक्सटर्नल फोर्स से। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगा सामने की तरफ, हम जानते हैं कि स्फीयर के रेस्पेक्ट में इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और उसके कारण ये वाला पार्टिकल यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, कभी ना कभी ऑफकोर्स बेटा सबसे ऊपर जाएगा। उस टाइम पर इस पार्टिकल को और ओ को जोड़ने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी, एंड दैट एंगल विल बी मैक्सिमम। हमें वो एंगल निकालना है। तो सवाल लिखेगा, फाइंड मैक्सिमम एंगल between line joining O and M mass with vertical। चलिए बेटा करते हैं। पहली बात तो बेटा ये कि इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्राउंड से देखने बड़ा मुश्किल रहेगा, और ऑफ कोर्स इस एम मास के पार्टिकल को इस स्फीयर की रेस्पेक्ट में सोचना आसान रहेगा। तो बेटा हम अपने आप को है ना ऐसे बेटा इस स्फीयर में बांध लेते हैं, और अपन बेटा अपने आप को बेटा इस एम मास के स्फीयर से अगर बांध लेते हैं तो हम बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अब हम इस एम मास की बॉल को देख रहे हैं। हमें इस एम मास की बॉल पर कौन से फोर्स नज़र आ रहे हैं? आप बोलोगे सर आपको नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ एम जी शुरुआत में, ऊपर की तरफ नॉर्मल, अब एक तीसरा फोर्स। आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ एक फोर्स और दिखाओगे। आपका एक्सेलरेशन है राइट, तो आप जिसकी भी एफ बी डी बनाओगे उस पर लेफ्ट में एक सूडो फोर्स दिखाओगे, दैट इज एम ए। दिखाना ही पड़ेगा बेटा। इस कारण आपके रेस्पेक्ट में या स्फीयर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल जाएगा पीछे। थोड़ी देर बाद में बेटा मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, तब भी यही कहानी है। कौन से फोर्सेस हैं? एम जी है नीचे की तरफ, सूडो फोर्स है एम ए ऐसे, और नॉर्मल ऑफ कोर्स है ऐसे। स्फीयर के रेस्पेक्ट में ऑफ कोर्स इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी यू। वेलोसिटी अगर यूं होगी तो नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में एंगल बेटा हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये जानबूझ के दिखा रहा हूं। तो नॉर्मल और डीएस वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो आपके रेस्पेक्ट में नॉर्मल का तो हमेशा बड़ा बर्डन क्या रहेगा? 0। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा लगातार वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। कभी ना कभी स्फीयर के रेस्पेक्ट में आपका जो बड़ा पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा, तो इसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका अर्थ कतई नहीं कि बेटा यहीं पर रहेगा, फिर वापस भी नीचे आएगा, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए 0 होगी। इस टाइम पर ओ पार्टिकल और एम मास के पार्टिकल, सॉरी बेटा ओ सेंटर और एम मास के पार्टिकल को जोड़ने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ लेट से बेटा कोई ना कोई एंगल बना रही है थीटा नॉट। बेटा क्या एंगल आ रही है? थीटा नॉट। कौन से फोर्सेस हैं बेटा? आप जानते हो नीचे की तरफ तो एम जी है, एस से बेटा आपका सूडो फोर्स एम ए है, और ये आपका नॉर्मल है। ठीक है बेटा। हम जानते हैं कि इनिशियली रिलीज किया गया है तो स्पीड 0 है। जब ये एम मास का पार्टिकल स्फीयर के रेस्पेक्ट में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा उस टाइम पर इसकी स्पीड 0 होगी फॉर ए मोमेंट। बेटा इट इज मोमेंटरली रेस्ट। इनिशियल स्पीड भी 0, फाइनल स्पीड भी 0। चीख के क्या कह रहे हैं? क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। और क्या लगा लोगे यार? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अवर वेट या बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन से फोर्सेस हैं बेटा? मेरे बच्चे बोलेंगे सर 3 फोर्स हैं, ग्रेविटी है, नॉर्मल है, और सूडो फोर्स है, एंड दैट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। नॉर्मल का वर्डन मेरे बच्चे कह रहे हैं 0, के फाइनल बेटा पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटरली 0, के इनिशियल पार्टिकल रिलीज्ड 0। ग्रेविटी का वर्डन बहुत आसान कर देंगे बेटा, सब कर देंगे। ग्रेविटी का वर्डन बहुत आसान। पहले पार्टिकल यहां था, बाद में पार्टिकल यहां। ग्रेविटी लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी के वर्डन के लिए हमें इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन।
और वो भी बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो प्लस एम जी एच है माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच। कितना ऊपर गई है देखना बेटा, यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, अगर ये डिस्टेंस है r तो ये है r cos थीटा नॉट, ये है r, ये है r cos थीटा नॉट। तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका पार्टिकल एक तरह से यहां से ऊपर चला गया, कितना r माइनस r cos थीटा नॉट। ग्रेविटी का वर्डन लिखना बहुत आसान, प्लस एम जी एच बेटा माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, व्हाट्स द एच, आर, 1 माइनस cos थीटा नॉट प्लस, अब बेटा हमारा सूडो फोर्स और आ गया, उसका वर्डन भी लिख देंगे यार, लिख देंगे बेटा, क्यों नहीं लिख देंगे। सूडो फोर्स तो बड़ा कांस्टेंट ही लग रहा है अपन को, तो भाई पूरे रास्ते सूडो फोर्स इस तरफ है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स, तो सूडो फोर्स तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का वर्डन हमें लिखना आता है, बिल्कुल आता है। कांस्टेंट का वर्डन होगा, फोर्स है लेफ्ट में तो मुझे पूरे डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं बेटा, मुझे इस पूरे डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, मुझे इस डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ उस कंपोनेंट में इंटरेस्ट है जो फोर्स की तरफ है। याद है ना फॉर्मूला, F इंटू एस पैरेलल, एस पैरेलल का मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ। देखना पड़ा कितना आसान, इनिशियली आपका पार्टिकल यहां पर, फाइनली आपका पार्टिकल यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एंटायर डिस्प्लेसमेंट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो आप बोलो कि सर इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये चाहिए मेरे को बेटा, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बराबर ही आएगी। अगर ये बेटा तेरी रेडियस r है तो ऑफ कोर्स ये है r sin थीटा नॉट, फोर्स है इस तरफ m में और इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है r sin थीटा नॉट, तो वर्डन तो पॉजिटिव आएगा। सर ग्रेविटी का नेगेटिव आ रहा था बेटा, ग्रेविटी का नेगेटिव इसलिए था कि mg नीचे था, ऊपर डिस्प्लेसमेंट था, तो उसका वर्डन तो नेगेटिव। लेकिन ये फोर्स लेफ्ट में और लेफ्ट का ही डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट का डिस्प्लेसमेंट इज r sin थीटा नॉट, और हम बड़े आराम से मचा देंगे कि सूडो फोर्स का वर्डन आ गया है, फोर्स है एम ए, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है r sin थीटा नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया बेटा, m से m, r से r, बड़ा निपट गया। मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू साइन थीटा नॉट, बेटा इधर g आ गया है, इधर a है, सब हो जाएंगे सॉल्व। बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, बेटा देखिए थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी यार, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट को लिख सकता हूं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, सॉरी बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट, बेटा मैं को कई बार याद करा चुका हूं ये चीज, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स साइन थीटा नॉट को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स साइन थीटा नॉट बाई 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2। बेटा 2 से 2 निपटा, साइन थीटा नॉट बाई 2 से साइन थीटा बाई नॉट बाई 2 निपटा, और हमारे पास बड़े आराम से आ गया, उसको नीचे लेके बेटा मेरे पास आ गया साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन कॉस थीटा नॉट बाई 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू a बाई जी, जी नीचे आ गया। बेटा साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन कॉस थीटा नॉट बाई 2 कैन बी रिटन एज tan थीटा नॉट बाई 2 एंड इट शुड बी इक्वल टू a बाई जी। इससे थीटा नॉट बाई 2 की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, tan इनवर्स a बाई जी, तो थीटा नॉट आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। यह आंसर बेटा, जो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये बड़ा मैक्सिमम एंगल है बड़ा, वो आपके पास आ गया 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। हो सकता है बेटा कल को हमसे कोई ये पूछ ले कि सर हाइट कितनी होगी, तो बेटा हाइट भी निकाल देंगे, थीटा पता लग गया तो हाइट होगी बेटा r इंटू सब बेटा r 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, सब कर सकते हैं बेटा, है ना, सारे काम कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा आंसर, बढ़िया आंसर।
हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे सारी बात समझ गए हैं, लेकिन बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको थोड़ी बहुत बातें और बता सकता हूँ, है ना, इसमें हल्की फुल्की बातें और बता सकता हूँ। हमारा आंसर आ चुका है, हमने बढ़िया से बड़ा वेट लगा लिया है, इसी बहाने हमने सूडो फोर्स तक का भी वर्डन लिख लिया है, हमने एक तरह से बिल्कुल बढ़िया सब परफेक्ट किया अपन ने, तगड़ा। लेकिन मैं इसमें ना तुम्हें थोड़ी बातें और बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे इस तरह से बताने से आंसर आएगा, आंसर तो आ चुका हमारा, और ना ही मेरा ऐसा बताने से आंसर जल्दी आएगा, लेकिन जो मैं कहानी बोलने वाला हूँ वो किसी भी अच्छे बच्चे को थोड़ा सा है ना सिचुएशन की और फील दिला सकता है, सिचुएशन की बड़ा हल्की फुल्की फील और दिला सकता है। ठीक है, तो सुनो, आंसर आ चुका है, सिर्फ सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये गोला, ये बेटा हॉरिजॉन्टल, ये बेटा वर्टिकल। कभी ना कभी बेटा आपका पार्टिकल चलते चलते बेटा मान लो यहां कहीं आ गया, आप बेटा अंदर बैठ के देख रहे हो तो सूडो फोर्स दिखाना जरूरी है। बेटा मान ले कि ये वाला एंगल तेरे पास किसी टाइम पर थीटा है, कौन से फोर्स, mg ऐसे, ma ऐसे, नॉर्मल ऐसे। सर ये पार्टिकल ऊपर जा क्यों रहा है, बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। ये एंगल थीटा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला एंगल भी आपका थीटा, ये थीटा बेटा, ये थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो थीटा। mg के बेटा कंपोनेंट देखना, कंपोनेंट देखना, mg के कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और बेटा mg का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में mg cos थीटा आया तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। बढ़िया बेटा, mg के कंपोनेंट हो गए, mg को हटा दो बेटा, कोई जरूरत नहीं इसकी, हटा दो इसको, हटा दी बेटा। ma के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, कर देंगे बेटा अपन बढ़िया तरीके से, सब कर देंगे अपन। तो ये बेटा मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा बेटा, अपोजिट थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये अपोजिट थीटा। अब ma के दो कंपोनेंट आएंगे, ma का जो कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा वो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ma cos थीटा, और ma का जो कंपोनेंट ये वाला cos थीटा तो ये वाला sin थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा ma का sin थीटा। ठीक है, अब जरा सोचो कि बिल्कुल शुरुआत में ये वाला पार्टिकल यहां पर था, तब आपके थीटा की वैल्यू 0 थी, ये तो cos 0, ये sin 0, cos 0 बड़ा है, sin 0 छोटा है, तो ये वाला फोर्स बड़ा बड़ा आएगा, ये वाला फोर्स छोटा आएगा। इस कारण से बड़ा पार्टिकल जो होगा वो इधर मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। जैसे 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 आगे आएगा, शुरुआत में आपका थीटा छोटा है तो cos थीटा बड़ा है, sin थीटा छोटा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है। जब तक ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बड़ा है तब तक हम जानते हैं कि ये वाला फोर्स बड़ा और ये वाला फोर्स छोटा, तो नेट फोर्स आएगा ऐसे इधर की तरफ, नेट फोर्स आएगा इस तरफ, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, लगातार स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर आ रहा है ऊपर आ रहा है, थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है, थीटा लगातार बढ़ रहा है तो cos थीटा घट रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो sin थीटा बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर लगातार पार्टिकल ऊपर आता गया तो ये वाली वैल्यू समय के साथ लगातार घटती जाएगी और ये वाली वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। कभी ना कभी ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। जिस टाइम बड़ा बराबर हो जाएंगी, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलकर 0 हो जाएगा, वहां पर पार्टिकल रुकेगा नहीं, बल्कि यहां से लेकर यहां तक पूरे रास्ते ये बड़ा था, ये छोटा था, तो नेट फोर्स तो ऐसे था, एक्सेलरेशन तो ऐसे था, तो लगातार यहां से तो स्पीड बढ़ती रही। हम मानता हूं कि यहां पर एक बार एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन स्पीड थोड़ी 0 हुई है, स्पीड तो मैक्सिमम है यहां पर, स्पीड तो मैक्सिमम है। तो ऐसा कोई इवेंट आएगा बेटा जब यहां पर आपके पास स्पीड की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा, और उस इंस्टेंट पर दिस विल बी इक्वल टू दिस। इन दोनों को बराबर किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई है ma cos थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, m से m कैंसिल, और मेरे पास आ गया है tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई जी।
इसका मतलब यहां कहीं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई जी पर जाऊंगा तब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर आएगी। लेकिन यहां से यहां तक पूरे रास्ते ये बड़ा था और ये छोटा था और नेट फोर्स यूं था, एक्सेलरेशन यूं था और लगातार स्पीड को बढ़ा रहा था, तो यहां पर स्पीड जीरो थोड़ी होगी, यहां पर तो स्पीड मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे इससे पार्टिकल थोड़ा सा और आगे जाएगा तो अब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। नेट फोर्स आएगा ऐसे और नेट फोर्स आएगा ऐसे, तो एक्सेलरेशन आएगा ऐसे और एक्सेलरेशन अगर ऐसे आएगा तो लगातार स्पीड घटेगी 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 घटेगी, बेटा कहीं ना कहीं जाकर स्पीड क्या जाएगी, जीरो। अब वहीं थोड़ी पड़ा रहेगा। अब हम जानते हैं कि जब यहां कहीं पहुंच जाएगा तो यहां पर तो थीटा बहुत बड़ा है और थीटा बहुत बड़ा है तो साइन थीटा वाली टर्म बड़ी है और कॉस वाली टर्म छोटी है, तो ऑफकोर्स नेट फोर्स आएगा ऐसे, एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। अब लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, वापस जब यहां पहुंचेगा तो इस पार्टिकल के पास स्फीयर के रेस्पेक्ट में स्पीड सबसे ज्यादा है कि नहीं। और जैसे बेटा इसके बाद पार्टिकल आ गया, अब हम जानते हैं कि अब ये बड़ा और ये छोटा है, अब वेलोसिटी ऐसे होगी, फोर्स ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे होगी, एक्सेलरेशन ऐसे होगा, लगातार स्पीड घटेगी 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 घटेगी। बेटा यहां आकर वापस से बाई सिमेट्रिक तुम बोल सकते हो स्पीड हो जाएगी जीरो। लेकिन अब यहां नहीं बढ़ रहेगा, अब बेटा ऑफकोर्स यहां से बड़ा वापस से यूं आएगा, स्पीड बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी। स्फीयर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल विल परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन। बेटा क्या करेगा, एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन करेगा ऐसे, सिंपल पेंडुलम टाइप करता है, काफी हद तक मोर और लेस वैसा का वैसा, यूं यूं ऐसे ऐसे करेगा और tan इनवर्स a बाई जी तक यहां जाएगा, फिर tan इनवर्स a बाई जी तक और जाएगा। टोटल कितना हो गया, वही 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। ये हमारा अगर इक्विलिब्रियम था तो अगर ये वाला एंगल आपका tan इनवर्स a बाई जी है तो बेटा पहले tan इनवर्स a बाई जी तक स्पीड बढ़ेगी और बेटा बाद वाले tan इनवर्स a बाई जी तक स्पीड बढ़ेगी। कुल मिलाकर बेटा कितना चला जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। वापस आते वक्त स्पीड बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, यहां पर स्पीड सबसे। आई होप बेटा समझ गए होंगे। और तो और किसी ने अगर मुझसे ये पूछना सर बताओ ये वाली स्पीड कितनी हुई, निकाल लेंगे। जैसे बेटा स्प्रिंग वाले सवाल में हमने वी मैक्स निकालने के लिए क्या किया था, यहां से यहां बैठने लगाऊंगा, यहां से यहां लगा दूंगा, तब भी बड़ा आंसर आएगा मेरा। कोई मुझसे पूछे बताओ पार्टिकल की स्पीड कितनी है मैक्सिमम स्फीयर के रेस्पेक्ट में, तो यहां से तक बैठ लगाओ, बड़े आराम से आंसर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, मैं एक बात और बोल दूं बेटा, अभी बेटा 2-4 सवाल अपन है ना और करेंगे यार, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम के टफ सवाल बेटा अपन अभी और करेंगे। हालांकि ये भी अच्छा था लेकिन 2-1 सवाल तो अपन और मान के चलो जिनमें बेटा हम खूब सारी पंचायत करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम करो, आपके पास बेटा कल शायद WPE की शीट बेटा अपने ऑफिशियल ग्रुप पे शेयर हो गई होगी। आप बेटा उसमें वर्क पावर एनर्जी की शीट में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन A एंड B कर लो बेटा। ये दोनों वर्क की कैलकुलेशन के ही हैं। सेक्शन C जो है बेटा ये अपने वर्क एनर्जी थ्योरम का है, हालांकि है तो आसान बेटा, करना चाहो कर लो। फिर भी आपको लगता हो कि सर ना आप थोड़ा सा और पढ़ा दो उसके बाद कर लें तो बेटा ठीक है, कल अपन वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, 2-1 सवाल और करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद करना चाहो बाद में कर लेना। तो मेरे हिसाब से बेटा ठीक है, आप इतना कर लो वही बहुत है। ठीक है, फिर अपन सेक्शन C तो बाद में दे देंगे। चलिए, है ना, इतनी सी बात थी। बाकी बेटा जिन बच्चों के पास टाइम बचा हो बेटा, उन्होंने मेरे ख्याल से मैंने न्यूटन रूल्स ऑफ मोशन और फ्रिक्शन की HCV करने के लिए कहा था, तो बेटा देख लेना आप लोग, है ना, हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। कोई सवाल में डाउट वाउट हो तो बेटा आप मुझे मैसेज कर देना। और वर्क पावर एनर्जी की बेटा आप HCV स्टार्ट कर सकते हो। HCV के अंदर सारे के सारे सवालों का जो सीक्वेंस है ना वो अपनी पढ़ाई की सीक्वेंस के हिसाब से ही है। अपन लोग जैसे बेटा पहले वर्क निकालते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फिर वर्क और काइनेटिक को रिलेट करते हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है। तो आप पहले वाले सवाल से स्टार्ट कर सकते हो। पहले वाले सवाल बेटा वर्क के ही हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब तक अपन और पढ़ लेंगे तो वो HCV भी निपटा सकते हो। ठीक है, कर लेना इतना काम यार।